अब गज़वा हिंद को भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना है। दुश्मन तो अखंड भारत को और हिंदू राष्ट्र को अपनी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना चुका है। और उसका नाम है मियर मैसरी। उसने आज अरबिक लैंग्वेज में उसने एक ट्वीट किया है, और उस अरबिक लैंग्वेज की ट्वीट का मतलब क्या है? आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इजराइल का और अलर्ट किया। इट इज़ डेफिनेटली नाउ अ रेलिक ऑफ द पास्ट। भारत कई सालों से कह रहा है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ अन्य करना पड़ेगा, और वो अन्य जो है वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ में अचीव हो रहा है। वो पब्लिकली पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करके उसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिसमेंटल करना है। A former Iranian general, it's gone viral online, claiming that should Tel Aviv attack Tehran with nuclear weapons, Pakistan would retaliate with a nuclear bomb. सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे? ये समझाओ जरा मुझे। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने और भी कुछ अरकान असम्बली ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं। और इन्होंने ये बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, पाकिस्तान और इजराइल के वैसे कोई डायरेक्टली दुश्मनी है नहीं, ना ही वो पड़ोसी है। अब देखिए, ज़्यादातर लड़ाई पड़ोसियों के बीच में होती है, ठीक है। जैसे ये ग्रीस और टर्की हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, चाइना फिलीपींस हो गया, चाइना वियतनाम हो गया, ईरान और इराक हो गया। मोस्टली ऐसा होता है कि दो पड़ोसी कंट्री के अंदर लड़ाई होती है। लेकिन अब पाकिस्तान और इजराइल तो दोनों पड़ोसी है नहीं, बीच में ईरान आ जाता है। और उससे ऊपर चीज़ ये आ रही है कि भाई ना ही कोई ऐसी कोई हिस्ट्री भी है इन दोनों की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ऐसा बना कर बैठा है। उनके मीडिया में देखो, उनकी हिस्ट्री देखो, तो वही चीज़ चलती रहती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इजराइल की तरफ से, हालांकि इजराइल इतना रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर मान लीजिए इजराइल की तरफ से एक ट्वीट आता है, तो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर कि भाई इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कह दिया। जैसे एक ट्वीट की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई इसके बाद जो पाकिस्तान के पास, ईरान को डिसमेंटल करने के बाद पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एक ट्वीट है, वो उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। और इन्होंने ये बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। जो नेतन्याहू की वीडियो, उन्होंने ऐसा कहा है, ईरान के साथ उन्होंने नाम लिया है पाकिस्तान का कि जी दो इस्लामिस्ट स्टेट्स और हमें जिनसे खतरा है, एक तो ईरान है, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है उसको तालिबान क्योंकि बहुत बुरे तरीके से जो है वहाँ पर घुसे हुए हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, तो जिस जो इस्लामिक स्टेट हो और उसमें दहशतगर्दों को इतना ज़्यादा अमल दखल हो, तो फिर उसकी ख़तरा होता है कि कहीं उनके हाथों में ना चले जाए। इसलिए हम जो है ये कह रहे हैं तालिबान की वजह से कि ये ख़तरा है। तो कहने का ये है मकसद कि ये वाली बहुत चल रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जब इजराइल ने ये ज़रूर कहा है कि अगर ईरान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको जो है हम नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है इजराइल ने। लेकिन ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देख लें कि आपने किसके साथ मिलकर किसके खिलाफ क्या करना है, या किसी के साथ मिलकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है। ये तो बाप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इसराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इसराइल ने प्लान की कि इसराइल जो है वो कहूटा के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इसराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इसराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप स्टडी करें। हमें वेस्ट से हमें भी खतरे हैं। ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को खतरा नहीं है या पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान मतलब कोई वो नहीं है कि जनाब, पाकिस्तान को भी एब्सोल्युटली खतरा है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास क्या चॉइस थी। और देखें ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े मिसट्रस्ट हैं, आपको पता है, ये कुछ नई चीज नहीं है। लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक वो आ जाती है। अगर मैं इस पे वो जिसे कहते हैं ना इस पे थोड़ा कमेंट करूं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग अब आती है दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से क्लियर कट स्टैंड आ गया है। भारत की तरफ से भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वही हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग के बाद सबसे पहले सामने आए और उन्होंने आकर दुनिया को, मीडिया को ये बताया कि ये हालात हैं और फिर हमसे क्योंकि ये राब्ता किया गया है और फिर उसके बाद दोनों DGMOs में ये हुआ है और ये जंग जो है ये रुक गई है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने ये बताया है, उनकी वीडियो धड़ाधड़ चल रही है विक्रम मिस्री साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो 35 मिनट्स की बात हुई है उसका क्रक्स ये है कि वजीर आजम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और उसमें ये कहा है, जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा, कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा उसके ऊपर इंडिया किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत, ना तो कभी किया और ना ही करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अच्छा, अब ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये बात कई दफ़ा कही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी, और उनके 1-2 और मिनिस्टर्स की तरफ से, काफ़ी लोगों की तरफ से बात की गई कि जी ये तो अभी चलेगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है? इंडिया तो ये कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। अमेरिका, इंडिया तो कहता है जी नाम भी ना लो। देयर इज नो रीहाइफनेशन और हाइफनेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। वो कहते हैं भूल जाएं, ये तो कुछ मुमकिनात में से शामिल ही नहीं है। सो ये किस तरह की पाकिस्तान की लीडरशिप ने बात की है, ये कैसी बात है जो पाकिस्तान ने की है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट केस। सो ये कैसे मुमकिन होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? ये कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे चीज चलेगी? मैं तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, हैरान और परेशान हुआ। मैं तो बहुत, ये देखें, आज देखें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैटम हाउस में ये बात की है
भारत का ये कहना है कि जबकि जो दहशतगर्दी है वो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ही पाकिस्तान है, तो उसको एंटी टेररिज्म के अंदर शामिल करने की कोई ख़ास वजह। साथ में भारत ये भी कहता है कि पाकिस्तान को कह लें कि जो $1 बिलियन का लोन दिया है अमेरिका ने, वो भी टेररिज्म के लिए ही दिया है कि आप और दहशतगर्दी को फैलाओ। उनका कहना है कि अगर हम लोग बात करें उसामा बिन लादेन की, अजहर मसूद की, उसके बाद दाऊद इब्राहिम की, ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, भारत के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिलते हैं। इनका सफाया, इनका खात्मा करने के लिए जबकि वेस्टर्न को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप इस चीज़ को और प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दिमाग में पहली बात यही आती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं करता, बल्कि दूसरे मुल्कों में भेजकर दहशतगर्दी को और मजीद फैलाते हैं। जैसे भारत की बात कर लें, उनके पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। लाइक अगर अभी पहलगाम की बात करें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर उड़ी की बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। बालाकोट की बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर ताज होटल की बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की बात करें तो वो फिर यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व हर जगह में नजर आता है। बट प्रॉब्लम फिर यही आता है, अगर हम लोग आसिफ ख्वाजा की बात करें तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, तो आगे से आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हम टेररिज्म को वेस्ट के लिए बहुत अरसे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये जो बयानात है काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इख्तलाफात क्रिएट कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। एक पूरा ये हमारा वसी एरिया, बल्कि हमने दूसरे मुल्कों की जंग भी लड़ी है, उनकी जानों को बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसमें हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। ये इंडिया का शोर करना वो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। तो फिर भारत हर टाइम क्यों शोर करता रहता है कि अगर कुछ भी भारत में होता है तो पाकिस्तान, पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है। बट अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स नज़र आती हैं जहाँ पर हमारे खुद असम्बली के मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं भाई कि ठीक है, जो ताज होटल का हमला भी हमने करवा दिया। उसके बाद अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़े गए 2019 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ही पार्लियामेंट के लोग बता रहे होते हैं कि भाई हमारे आर्मी चीफ की हालत ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लोग क्यों एज ए टेररिस्ट देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों एज ए कैंसर देखा जाता है, जबकि जो लोग विजिट करते हैं उनकी राय टोटली बदल जाती है? इसमें वाकई वो मीडिया में जो इंडिया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देता। ईमान क्वेश्चन करना चाहूँगी कि व्हेनेवर कोई भी बात आती है तो इस्लाम लाजमी बीच में आता है, रिलीजन लाजमी बीच में आता है। जहाँ पर अभी वॉर रिसेंटली हुआ, यहाँ पर भी जंग, इस्लाम और कह लें कि जिहाद, इन सारी चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया गया है, काफ़ी देखा गया है। तो इसकी क्या चीज़ है कि व्हेनेवर मुस्लिम्स टॉक अबाउट द वॉर, दे टॉक अबाउट द जिहाद, और कहते हैं कि इस्लाम कहते हैं कि अगर तुम पर जंग वाजिब हो गई है तो तुम्हें जंग करनी ही है। अब ट्रीटी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जून 5 तक की सूरत हाल ये है कि इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी हुई है वो 13% कम है, 13.3% कम है उस पानी की अवेलेबिलिटी के मुकाबले में जो गुज़श्ता बरस 2024 तक इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के पास थी, जिसकी वजह से पंजाब में जो खरीफ की फसल है वो बहुत सीरियसली इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई। अब इसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल, ये जो सूरत हाल डेवलप कर रही है पाकिस्तान के, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, इससे एक पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से एक नई नॉर्मल या नई न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बिकॉज अगर आज आपकी वाटर अवेलेबिलिटी 13% कम हो गई है तो और चंद महीनों में ये 15% या 20% कम हो जाएगी, फिर ये 23% या 25% कम हो जाएगी, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। और चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कहा भी, पहले जो है वो बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहिए, जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हल करना चाहिए। वो तो हमें बलोचियों के साथ डायलॉग करना चाहिए, उनसे हमें नहीं वैसे करना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्टली रॉ के साथ इन्वॉल्व है उनके साथ तो कोई डायलॉग नहीं होगा। जीत की बात की है हम, उनका एक भी जो एजेंट है वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूफ नहीं कर पाए और उन लोगों ने हमारे जो है वो जेलों में डाले हुए हैं। ये क्या मसला है, ये क्या चक्कर है? बस ये जो है ना पाकिस्तान की कमज़ोरी है ये कि हम अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते। 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को अडॉप्ट किया हुआ है। 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफत, वो रस्म और रिवाज बाकी हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सकते। मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में एक हमला हुआ, हमारे 13 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है मीर अली, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर एक हमला किया है
और इस खुदकुश हमलावर से भरी गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है, लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात खा वो KPK के अंदर हो या बलोचिस्तान में हो, हम लोगों को नजर आ रहे हैं बड़े ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म के होते। पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए। ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमला आवर थे वो गाड़ी में जो बारूद से भरी गाड़ी थी उन्होंने टकरा दी और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करें अपने हालात का, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने इन हालात का। जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर हुआ है, आर्मी के कॉन्वॉय पे किया गया है और ये एक सुसाइड बॉम्ब था, सब सुसाइड बॉम्बर था जो फट गया आर्मी कॉन्वॉय के पास। जा रहा कॉन्वॉय के अंदर है 50 गाड़ी, 30 गाड़ी, 100 गाड़ी, 20 गाड़ी। इनको हम जानते हैं फिल्मों के जरिए, सो हमें वो एलियन नहीं लगते कि जब हम उनसे मिलते हैं या उनका कल्चर के बारे में, चीज़ों के पते में, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों का इंडियन फिल्मों के जरिए हमें बहुत सारा इल्म है। रही सही कसर जो थी वो स्टार प्लस के ड्रामों के जरिए पूरी हो गई। फोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद MI के होंगे या फिर हो सकता है कि वो ISI के हों या कुछ और लोग हों, क्योंकि कोई ऐसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करने के लिए गए हुए थे। बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं, जवान शहीद हो गए हैं, आम पब्लिक की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत से लोग इस वक्त इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं। क्या कहते हैं सर की TTP बार बार जगह जगह पर फट रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि नॉर्थ वजीरिस्तान मतलब पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पर एक हमला हुआ और उसमें तकरीबन पाकिस्तान कह रहा है कि वो एक आतंकवादी हमला है और उसमें कहा जा रहा है कि 13 से लेकर 20 पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर मारे गए हैं। अब देखिए, जो टैक्टिक उसने इंडिया के खिलाफ यूज़ की मतलब पाकिस्तान ने, आज वही जो टैक्टिक है वो पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स है जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, चाहे वो BLA हो, BSF हो, BLA हो या फिर TTP हो, वही टैक्टिक अब ये सारे अपना रहे और सिचुएशन ये हो रही है कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन होती जा रही है। अगर आप देखो मतलब पूरे सिनारियो को अगर आप देखो तो बात यहाँ तक आ जाती है कि आए दिन अब हमले हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए पहले तो दो हमलों के बीच में अच्छा खासा गैप रहता था, उनको डर लगता था पाकिस्तानी आर्मी का, लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि ये जो हमले जो हो रहे थे ना वो अब आए दिन हो रहे हैं और बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से हो रहे हैं। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ
कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं, तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है क्योंकि एक पूरी गाड़ी से भरी हुई टकराई गई है और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्योंकि ये कॉन्वाय जा रहा था और मीर अली का इलाका था वहाँ से फिर उसके बाद ये खबर भी आ रही कि जी फ़ौज ने कार्रवाई की है जिसमें 14 जो लोग हैं टेररिस्ट हैं वो हलाक हुए हैं। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जी आम लोग जो हैं उनकी भी वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की जाने की भी इतलात है जो आम लोग थे। अब सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है, समझ से बाहर है कि एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरीके का जो ये वाला उसमें था मीर अली में हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और सुबह मतलब तकरीबन नून में खबर मिली थी कि जी ये हमला हुआ है और अभी खबर आ रही कि इसमें 13 लोग, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग की जाने गई हों क्योंकि एक्सप्लोजिव जब गाड़ी में वो भर के लेके आते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना 100 kgs के हिसाब से वो लोग करते हैं और इसलिए करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो एक तो ये है कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आम लोगों की जाने जा रही है और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ जिसमें फ़ौज के एक मेजर और उसके साथ बाकी 5 लोग थे, उनकी जानें गई थी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पुरानी बात है। अच्छा 3 दिन पहले मर्दान का इलाका है बाबूज़ई, वहाँ पर टीटीपी की प्रेजेंस सुनने में आ रही है कि वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पर जो लोग अपने फोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद MI के होंगे या फिर हो सकता है कि वो ISI के हों या कुछ और लोग हों, क्योंकि कोई ऐसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करने के लिए गए हुए। India, every 5 day, 5th day got 1 billionaire. Can you imagine? जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल की, जिसे भारत खास पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बम रहेगा। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं। बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है, और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन है ये भी है। और एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मजहब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं, जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो पूरी सिचुएशन में लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक टीम का हिस्सा है। नया नक्शा मशरिक वस्ता का लेके चल रहे हैं और हर कोई उसकी लपेट में आ सकता है।
मुद्दा है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग। भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। एक तो आपकी इंडिया से बनती नहीं है, ठीक है। दूसरी, जब मोदी कह रहे थे कि यार पाकिस्तान और मिलकर हम महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने हमसायों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते थे। तब आप उनकी बातों को सीरियस ले नहीं रहे थे। और अब आप चाह रहे हो कि यार हम इंडिया के साथ टेबल टॉक पे आए, कुछ करें, बातें करें, तरक्की की बात करें। अब वो नहीं चाहते। हर दुनिया का हर मजहब प्यार को प्रमोट करता है। ये पता नहीं किसने इनको बता दिया है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है वो इस तरह का सलूक करना है। मेरे ख्याल में ये वाहिद कंट्री पाकिस्तान ही है जहां इस तरह के हालात है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है सब ध्वस्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भाई अमेरिका ने जो अपने B2 बॉम्बर थे उससे कुछ बॉम्ब बरसाए थे ईरान के ऊपर, और उसमें बंकर बस्टर बॉम्ब थे। उसके अलावा अगर आपको देखना हो तो इज़राइल ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की थी और उसमें एक आतंकवादी संगठन का जो एक लीडर था उसको मार दिया था। वो बंकर में ही था और उसमें भी बंकर बस्टर बॉम्ब यूज़ किए थे। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि इंडिया बंकर बस्टर बॉम्ब बना रहा है, खास करके पाकिस्तान के लिए, और उसमें भी जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, क्योंकि डेफिनेटली जो होगा वो बंकर में ही होगा, नीचे तक होगा। इतना आसानी से वो हमें ऊपर ज़मीन के ऊपर तक नहीं मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ना, तो पाकिस्तानी मतलब डर का माहौल फैल जाता है। पहले क्या सिचुएशन थी कि इंडिया कोई भी इनोवेशन करता था ना, तो पाकिस्तान भी पीछे पीछे ये चीज़ें करने पर आ जाता था। लेकिन अब वो है ना कैच नहीं कर पा रहा है और बहुत दूरी बन चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में। वो डिस्कस करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफी कुछ इसमें चेंजेस, अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा। और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है, 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है। पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की जो उस पर टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट करने में इजराइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ रही थी इजराइल को। और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 ICBM बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया, और काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी ज़रूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7,500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है
सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6,000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उस जगह वो कंप्लीटली ध्वस्त हो गए हैं। अब उसको ऐसा है कि उसको कंक्रीट डाल के उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है ताकि वहां से रेडिएशन ना निकले। भारत को भी लग रहा है कि हमें भी एक तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है। और अगले बार अगर युद्ध होता है तो हमारा ये बंकर बस्टर बॉम्ब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है, जैसे किनारा में थी, वैसे जाके स्ट्राइक करेगा और वहां पे वो सारे उनके कमांड सेंटर खत्म कर देगा। है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग, भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एंड इस न्यूज से इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, USA तो शॉक्ड हैं। रशियंस और इजरायलीज थोड़े सरप्राइज हैं, क्योंकि हमारे थोड़े फ्रेंड वाले सर्कल की तरफ आते हैं। क्या मुद्दा समझते हैं? उमेश, लेट्स गेट स्टार्टेड, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी, आप टर्की को भूल गई और टर्की एर्दोगान को को भूल गए। हाँ। यस यस तो आप कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आपका भारत का दुश्मन है तो सबसे पहले USA है, सेकंड चाइना है, थर्ड पाकिस्तान है, टर्की है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो ये ध्यान रखिए कि ये लोग कभी भी भारत के शुभचिंतक नहीं रहेंगे और ना ही बनेंगे। कितनी भी स्वीट टॉकिंग कर लो, आज इनको काम है तो भारत के साथ ये दोस्ती की बात करेंगे। लास्ट में खंजर घोंपना इनके DNA में ही है।